नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा कि क्या वो 370 की वापसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वायदे के साथ हैं। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अब इतिहास की बात हो गई है और वो कभी भी वापस नहीं हो सकता। बीजेपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को बनाए रखने के लिए तमाम विकास योजनाएं बनाई गई हैं। 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। छात्रों को 3,000 रुपए भत्ते का वादा है। महिला स्वयं सहायता समूहों की कर्ज माफी का वादा है, तो किसानों को 6,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि का भी वादा है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की। जम्मू कश्मीर की 7,000 औद्योगिक नीति आने की पहले की जो मौजूदा इकाइयां हैं, उनके लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आकर्षक पैकेज लाकर बंद पड़ी सारी इकाइयां फिर से उत्पादन करती हो, इस प्रकार का हम एक पैकेज लेकर आएंगे। पिछले 10 सालों के स्वर्णिम काल का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के लिए चुनावी वादे करते हुए अमित शाह ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार भी किया है। अमित शाह ने कहा कि 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में हुई हत्याओं पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों को फिर से निर्माण का वादा भी किया है। बीजेपी के इन चुनावी वायदों पर और जम्मू कश्मीर के चुनाव में मचे सियासी संग्राम पर आगे दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों की मौजूदगी रहेगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में पहली टक्कर घोषणा पत्र पर हो रही है। एक और बीजेपी का घोषणा पत्र, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक जारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र, जिसमें बीजेपी 370 की वापसी और पाकिस्तान से बातचीत वाले चुनावी वायदे पर सवाल कर रही है, तो इंडिया गठबंधन मजहब का कार्ड निकाल चुकी है। एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी
जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। घोषणा पत्र पर ये लड़ाई तभी शुरू हो गई थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 370 की वापसी सबसे बड़ा वादा था। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि 370 वापस आ जाए और हमारी बेटियां अगर बाहर विवाह करें तो उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी जब कश्मीर के अनंतनाग में चुनावी रैली करने पहुंचे तो एनसी के घोषणा पत्र के एक वायदे को दोहरा आते हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जो 12 चुनावी वायदे किए हैं, उनमें 5 वादे 370 की वापसी के मुद्दे से जुड़ते हुए हैं। मसलन एनसी ने जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी का वादा किया है, 35 से बहाल करने का वादा किया है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया है, साल 2000 में विधानसभा से पारित स्वायत्तता प्रस्ताव लागू करने का वादा किया है, पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का वादा है और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का वादा है। राहुल गांधी हमें बताएं, क्या फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि हम चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे, राहुल गांधी बताएं क्या वो भी चीन की मदद लेंगे इसके लिए, या उसकी मदद से, पाकिस्तान की मदद से, जिसके साथ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमें बातचीत करनी चाहिए। यूपी में जिस तरह हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, इसके पहले जम्मू कश्मीर में हुए स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक इन दलों ने 370 की वापसी को ही मुद्दा बनाया था और तब नतीजे ऐसे आए थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें और 24.26% वोट मिले थे। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली और 29.38% वोट मिले। एनसी को 2 सीटें 22.30% वोट मिले थे, जबकि पीडीपी को कोई सीट नहीं मिली और 8.48% वोट मिले। अन्य के खाते में 1 सीट और 14.8% वोट गए थे। लेकिन इस बार लड़ाई देश के चुनावी अखाड़े में नहीं, जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में हो रही है। लिहाजा विपक्षी गठबंधन भी अपने मुद्दे को लेकर मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश में है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। नए अभी हारे हैं तो इसलिए वो भीख मांग रहे, इसलिए वो जो है वहां के लोगों को सोच रहे हैं। और ये 2 सीटों से लड़ना ये अपने में ये बताता है कि वो डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। फिलहाल डर सिर्फ उमर अब्दुल्ला को नहीं है, बीजेपी के अंदर भी टिकट बंटवारे के बाद पैदा हुए हालात में बगावत से नुकसान का डर है, क्योंकि रामबन जैसे इलाके में भी बीजेपी के पूर्व नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनसे मिलने से भी जब कोई दरकिनार हो जाए तो पार्टी के नियम के मुताबिक मेरे को लगता है वो ठीक भी नहीं था। लोगों को भी दिल पे ले लिया लोगों ने उस बात को। क्वेश्चन है कि बाकी सोचे, बाकी जम्मू में क्यों लोग रिजाइन कर रहे हैं, बाकी दूसरे यानी कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो क्यों रिजाइन कर रहे हैं। ऐसी बगावतें बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुकाबला मैनिफेस्टो से शुरू हुआ है और सबसे बड़ा मुद्दा 370 है, जिस पर सबसे भीषण चुनावी संग्राम होने की आशंका है। आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी का संकल्प पत्र आ चुका है, 370 इतिहास की बात हो गई है, कभी भी अब उसको आने नहीं देंगे। दम ठोक कर यहां पर अमित शाह ये बातें कहते हुए तमाम वायदे भी गिनाए गए हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, ये जो संकल्प पत्र बीजेपी का सामने आया है, 5 बड़ी बातें ऐसी कौन सी आप गिनाएंगे जो आपको लगता है कि इस चुनाव में बड़ा फैक्टर वो बीजेपी के लिए साबित हो सकता है? चेक
जी बिल्कुल अर्पिता, इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, जो आज आपका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए बताइएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में कार्य किया है। और आज स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली को मजबूत किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लिए दिल खोलकर देश का खजाना डेवलपमेंट के लिए खोला जाएगा। लक्ष्य कितनी सीटों के जीतने का लक्ष्य है बीजेपी का? पूरा विश्वास है। जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। यकीनन बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो आज लाया है वो जनता का मैनिफेस्टो है, पीपल्स मैनिफेस्टो, जो डेली वेजर्स को लेके क्या सबकी डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सबकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। नौजवानों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकारी मुलाजिम जो अलग अलग विभागों में हैं उनकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में कार्य करेगी। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना और ये बता रहे थे कि ये काफी प्रसन्न है जिस प्रकार से जो ये मैनिफेस्टो आया है, सभी समुदायों के हितों का ध्यान रखा गया है, ऐसा रविंदर रैना का कहना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज यहाँ पर दो टूक शब्दों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को कहा कि अनुच्छेद 370 वापस नहीं आने जा रहा है। और साथ ही में इन्होंने दो टूक शब्दों में भी ये भी कहा कि अब चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनकी सरकार अब यहाँ नहीं बनने जा रही है, बीजेपी दूसरे विकल्पों पर ध्यान देगी। क्या होंगे वो विकल्प, वो देखना अभी बाकी है। लेकिन अमित शाह ने यहाँ पर कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया और कहा बिल्कुल, लगातार वो बड़ी बातें भी हम दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सुनील भट्ट इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे दंगल में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफा जान हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्पोक्स पर्सन जेकेएनसी से हैं। शौकत अली स्टेट सेक्रेटरी पीडीपी के हमारे साथ मौजूद हैं। जीएम शाहीन जी स्टेट प्रेसिडेंट है जेडीयू के जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं वकार भट्टी जी, आप कैंडिडेट हैं कोकरनाग असेंबली से, आप अपनी पार्टी के नेता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बड़ी बड़ी वायदे तो अपने संकल्प पत्र में बीजेपी की ओर से कर दी गई हैं, लेकिन आपको भी जन्नत की हकीकत पता है, वहां पर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस संकल्प पत्र की वो कौन कौन सी बड़ी बातें होंगी जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना लेगी? देखिए, विकास के जिन नए प्रतिमानों की तरफ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, इस संकल्प पत्र में हमने बात कही है डल लेक का विश्व स्तरीय विकास करके उसको एक ग्लोबल लेवल का टूरिज्म का अट्रैक्शन का सेंटर बनाना। राजौरी में हमने टूरिस्ट स्पॉट बनाने की बात कही है। जम्मू में जैसे आपको याद हो अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, उस तर्ज के ऊपर तवी के ऊपर रिवर फ्रंट बनाना। अर्थात कश्मीर जिसमें कि टूरिज्म का एक सबसे बड़ा आकर्षण था, उसको हम एक बड़े लेवल के ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को जो हम सहायता देने की बात कर रहे हैं 18,000 रुपए महीने की और 3,000 रुपए जो कॉलेज वाले छात्रों को वो जमीनी आधार के ऊपर किस प्रकार से वो शिक्षा में आगे बढ़ सके, वो एक विषय। मगर मैं चित्रा जी कहना चाहूंगा 10 साल पहले हुए चुनाव और इससे पहले जितने भी चुनाव हुए और उससे चुनाव में बहुत बड़ा अंतर जानते हैं क्या है? अंतर यह है कि अब कश्मीर में ISIS के झंडे नहीं दिखते, पाकिस्तान के झंडे नहीं दिखते, मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे नहीं दिखते, इंडियन आर्मी गो बैक नहीं दिखती, पत्थरबाजी नहीं दिखती। जो कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा,
तो एक दौर था जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी लाल चौक पर राज्यपाल भी तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। आज डल लेक पे तिरंगे की कतार दिखती है। पिछले साल 2 करोड़ टूरिस्ट आए 2023 में, जो आज तक का कश्मीर का सबसे ज्यादा है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहली बार वो भी यूएई से आया। G20 की समिट हो गई, 20-20 देशों के झंडे यहां पर हो गए। ये दर्शाता है कि जब से ये धारा 370 आई है जी, हटी है, उससे बाद जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन ने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदली है। और सिर्फ विकास के साथ ही SC, ST और OBC को जो आरक्षण नहीं मिलता था वो भी मिला है। यानी जमीन से लेके धरातल तक अगर हम ये कह सकते हैं, जो जन्नत के लिए इसके लिए कहा जाता था ना कश्मीर के लिए कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त, तो मैं कहना चाहता हूं आज ऊंचाई का एक ही उदाहरण देखिए, चिनाब के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना है। यह दर्शाता विकास की ऊंचाई पे जम्मू कश्मीर पिछले कुछ सालों में पहुंचा है। यकीनन आपने जो बातें कही उसमें से बहुत सारी सही भी हैं। जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो ये सच बात है कि पहले में और अब में बहुत बड़ा फर्क आया है। लेकिन इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, सुधांशु त्रिवेदी जी, जब इतने बड़े बड़े काम आप लोगों की ओर से किए गए हैं, आप लोगों ने तो कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ा लोकसभा का, और कश्मीर के चुनाव की लगातार बड़ी बड़ी बातें आप बता रहे हैं, तो फिर कैसे अब कश्मीर के लोगों के बीच जाकर, क्योंकि सिर्फ जम्मू के आधार पर तो आप सरकार बना नहीं सकते, और इस बार जम्मू में भी इंडिया गठबंधन आपको कड़ी और बड़ी फाइट दे रहा है पिछले बार के मुकाबले, तो फिर कैसे समझाएंगे लोगों को आप? देखिए चित्रा जी, जो पार्टी दावा करती है कि हम दोनों जगह समान रूप से लड़ रहे हैं, वो तो छटपटा रही है गठबंधन करने के लिए। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कट कहा है कि धारा 370 वो वापस चाहते हैं। आपको याद हो फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ साल पहले बयान दिए थे, वो तो प्री 1953 का स्टेटस चाहते हैं, यानी जिसमें सेपरेट प्राइम मिनिस्टर तक हो, सदर रियासत का पोस्ट हो। अब उन्हें जवाब देना होगा कि वो अगर दोनों तरफ कहते कश्मीर और जम्मू दोनों में है, तो वो कौन सी घबराहट बौखलाहट में वो इस ढंग की शक्तियों के साथ जाके खड़े। ये दर्शाता है कि कश्मीर की जनता और आश्वस्त रही है। अगर आपको लगता है कि जम्मू की जनता हमारे साथ है, तो इस परिवर्तन के बाद कश्मीर की जनता ने भी जो अनुभव किया है, अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, आप लोग भी गए होंगे, ये लाल चौक पे रात 8 और 9 बजे भी चुनाव प्रचार हो रहा है। ये चीज कभी कल्पना की जा सकती थी कुछ साल पहले? तो मुझे आश्वस्त है कि कश्मीर की जनता भी इस हकीकत को समझेगी और हमारी पार्टी और गठबंधन को समर्थन देगी। इफराज जान जी, आप लोग जिसको सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो 370 की बहाली हो जाएगी, अब बीजेपी ने उसी पर प्रहार किया है, ये कहते हुए कि ये इतिहास की बात हो गई और कुछ भी हो जाए ये तो नहीं आ सकता। आपको लग रहा है कि 370 का ये जो वायदा है आप लोगों का, वो काम करेगा जनता की बीच में? 1 मिनट के लिए हम साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि बीजेपी जो है, जो बार बार स्टेटहुड की बात करती थी, जहां पे उन्हें कहा था कि स्टेटहुड हम विद इन 40 डेज दे देंगे, आज जम्मू और कश्मीर बीजेपी के मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात भी नहीं हो रही है। वहीं पे आप समझ रही हैं कि इनकी नीयत जम्मू के लिए और इनकी नीयत कश्मीर के लोगों के लिए क्या है। इन्होंने बोला कि हमने कश्मीर को जन्नत बना दिया, हमने बहुत कुछ कर दिया। आज जम्मू और कश्मीर में एक युवा औरत की बेरोजगारी का रेट 50% है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आज जम्मू और कश्मीर की बेरोजगारी का रेट पूरे देश में सबके लिए 2nd नंबर पे है। इन्होंने कहा कि पहले टेररिज्म हुआ करता था, अब टेररिज्म नहीं हुआ करता। शायद हमारे जवानों की अस्थियां अभी ठंडी भी नहीं हुई होंगी जो अभी रिसेंट एनकाउंटर में मारे गए, और इन्होंने बेशर्मी से उनकी अस्थियों पे कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो ये रोज पुंछ में, ये रोज चिनाब वैली में कौन से लोग मर रहे हैं? क्या वो हमारे और आपके जवान नहीं है? सिर्फ उस वक्त जवानों की बात करेंगे जिस वक्त जवानों का खून बेच के वोट लेंगे उनसे, लेकिन उस वक्त बात नहीं करेंगे जब उनके पीआर में खलल आ जाता है, बीजेपी के पीआर में खलल आ जाता है। एक भी बात इन्होंने जवानों की नहीं की। इन्होंने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर में इतने टूरिस्ट आए हैं, इतना टूरिज्म आया है। जम्मू और कश्मीर के टूरिस्ट नंबर्स को अगर आप देखेंगे वही टूरिज्म नंबर्स है। अब इन्होंने अमरनाथ जी के यात्रियों को भी ये टूरिस्ट नंबर्स में ऐड कर रहे हैं। अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू और कश्मीर में कभी नहीं रुकी थी, किसी भी दौर में नहीं रुकी थी। अब ये कहते हैं हम तिरंगा उठाते हैं। भाई आप गूगल कर लीजिए, 2010 में तिरंगा, 2011 में तिरंगा, 2012 में तिरंगा, 1996 में तिरंगा। एक छोटा सा गूगल भी इनके इन झूठ को, इतने कॉन्फिडेंस से बोले हुए झूठ को पंक्चर कर सकता है। लेकिन चूंकि मैं अभी कश्मीर में बैठी हूँ और हालात देख रही हूँ, इनको भी हालात का बिल्कुल मुआयना है। यही वजह है कि इन्होंने कश्मीर की घाटी से कैंडिडेट नहीं उठाए।
और आज उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ ये जेलों से निकाल रहे हैं कैंडिडेटों को। इतना डर लग रहा है उमर अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिए। ये बताते हुए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल जवाब करते हुए अमित शाह ने ये कहा है कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं सारी समय बताता हूं। जो लोग जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की समय की बात करते हैं, तो मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, दर्शकों को याद होना चाहिए, एक ही स्टेट थी भारत में जिसकी विधानसभा का समय 6 साल था। किसी ने कभी ध्यान दिया क्यों था भाई? बाकी सारी राज्य विधानसभाओं का 5 साल और इसका 6 साल। इसलिए कि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ भारत का इमरजेंसी के दौरान में, उस समय 6 साल लोकसभा विधानसभा का बढ़ा के किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने झट से उसको अडॉप्ट कर लिया, मगर उसी अमेंडमेंट में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया जो जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अडॉप्ट नहीं किया। इसका मतलब जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था अगस्त 2019 से पहले जिसका समय तो 6 साल था और वो कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर नहीं था। ये स्टेट थी और इस स्टेट की माइंडसेट की स्टेट को भी चेंज करने में हमने सफलता हासिल की। और मैं एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं, आरफा जी ने जो बोला उनसे थोड़ी गलती हो गई। 1988 से 1998 तक कोई भी राज्यपाल लाल किले के ऊपर तिरंगा नहीं फहरा पाया 26 जनवरी को। इन्होंने कहा तिरंगा फहराने की बात, और उसलिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी 26 जनवरी 92 को। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हमारे अध्यक्ष थे और युवा नेता के रूप में उस यात्रा के संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे। जान पे खेल के गए थे और ये लोग यात्रा ले जाने के लिए नहीं देने दिए थे, हेलीकॉप्टर से इन्होंने पहुंचाया था वहां के ऊपर। और जब अनुराग ठाकुर जी अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, 2011 में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी को अरेस्ट कर दिया गया था और राजनाथ जी दिल्ली में धरने पे बैठे थे, तिरंगा नहीं फहराने देंगे। हालत ये थी, इसलिए याद करिए। और जो आतंकवाद की बात की मैं बताना चाहता हूं, देखिए साहब, आपके एक लाइन बोल दूं, हमारे आने से पहले सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद थोड़ा ही था। भारत का कौन सा इलाका था जो आतंकवाद से दहक नहीं रहा था? चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, गुवाहाटी से लेकर नागपुर तक, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, नासिक, कहां बम नहीं पड़ते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क में लिखा रहता था, बस अड्डे पे लिखा रहता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था। आज वो खत्म होकर जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में समेटा है। साहब, इतना आसान काम नहीं था। ये पूरी स्टेट चेंज होने के साथ ही साथ बिल्कुल हम वहां पर, जब लोग निर्भीक रूप से, व्यवस्थित रूप से स्थिति स्पष्ट होगी, हम बिल्कुल स्टेटहुड देंगे। इसीलिए मैंने बताया कितने बड़े लेवल से हम चीजों को कहां तक संभाल के लाए। इफ्रा, आप 2 लाइन में जवाब दीजिए। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? डर है क्या किसी बात का, जिसका जिक्र भी अमित शाह की ओर से किया गया? पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग 2010 का ये आ रहा है, आप सभी लोग 2010 का कर लीजिए। देखिए साफ साफ तौर पे तिरंगा लहराया जा रहा है। किसी भी ईयर का देख लीजिए, आपके इनके झूठ साफ साफ पंक्चर हो जाएंगे जिस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, हम तिरंगा कहां पे लहराया जा रहा है? लाल चौक की तस्वीरें हैं इफ्रा, आप लाल चौक की तस्वीरें अरे लाल चौक पे मैं कह रहा हूँ भाई, गवर्नर हाउस के अंदर नहीं। ये रिपब्लिक डे की तस्वीरें हैं। नहीं, क्या लाल चौक की तस्वीरें? जी हाँ, लाल चौक की तस्वीरें, रिपब्लिक डे की तस्वीरें हैं। दूसरी बात, इसलिए मैंने कहा गूगल कर लीजिए, साफ साफ झूठ इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बिल्कुल उसी इवेंट पंक्चर हो जाती है। दूसरी बात, कहते हैं हम देंगे देंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, आपने सुना नहीं करेंगे। जितने झूठ यहाँ बोलते हैं आगे भी बोलते रहेंगे। ठीक है, मतलब 2 लाइन में जल्दी से 3 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। जीएम शाहीन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी 2 लाइन में, वो लाल चौक की तस्वीर दिखा रही हैं, कह रही है लाल चौक की तस्वीर है। बिल्कुल बख्शी स्टेडियम में। इफ्रा जी ने मेरा सेंटेंस नहीं सुना, मैंने कोट करके बोला। इफ्रा जी, आप शायद डिबेट में आउट ऑफ वो है, दिमाग कहीं और था आपका। मैंने 1988 से 1998 बोला। आपका डेट क्या है? मैंने कहा 1988 से 1998 का बोला। अरे सुनिए तो, मैंने 88 से 98 बोला, और जो मैंने बोला आप उसका जवाब नहीं दे पाई कि राज्य 6 साल का था और सेकुलर नहीं था। आप बताइए ना, आपकी गवर्नमेंट थी, सेकुलर वर्ड क्यों नहीं अडॉप्ट किया था? जब ये था तब 370 भी था ना। आपने हमने टर्म बोली है,
चलिए ठीक है, शौकत अली जी को मैं लेकर आना चाहूंगी, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, फिर उस पर हम लौटेंगे। ठीक है शौकत अली साहब, सीधे आपके पास आते हुए जीएम शाहीन जी उसके बाद में आ रही हूं, और हमारे साथ वकार भट्टी जी भी जुड़े हुए हैं। शौकत अली जी, आपसे सवाल पूछते हुए, अब पीडीपी के लिए ये पूछा जा रहा है क्या वो 3 और 13 में है, क्योंकि आप लोग भी देखिए 10% से कम पर रह गए लोकसभा के चुनाव में, मतलब इतनी ताकत लगाने के बावजूद पीडीपी 10% वोट शेयर भी हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में विधानसभा के लिए अपनी स्थिति क्या देखते हैं, और बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उस पर आपकी टिप्पणी। नहीं देखिए, जो 2019 का इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, उससे 2 गुना ज्यादा वोट हमने 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में लिया है, और हमने तो पूरी ताकत लगा दी। हम अपने लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन में गए थे, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। हमें जो है यहाँ पे इलेक्शन ना जीतने में पूरी ताकत लगा दी, और यहाँ कास्ट में और रिलीजन में जो है वो बीजेपी ने बांटा। हालांकि हालत बीजेपी की ये थी कि यहाँ वादी में एक भी कैंडिडेट नहीं उतार पाए, और जहां तक ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो, मैं सुन रहा था त्रिवेदी जी को, वो कह रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर जो भी सारी चीजें उन्होंने कही, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता जी। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप ये जो चीजें हैं ना, ये जो तिरंगा, ये सारी चीजों को एक साइड पे रख के आप बताइए जम्मू कश्मीर के लिए पिछले 5 साल में आपने क्या किया है। लेकिन दूसरी साइड का सवाल ये भी है ना शौकत अली साहब, महबूबा मुफ्ती चुनाव हार जाती हैं, इतने बड़े बड़े नेता लोकसभा के चुनाव में आप देखे, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, अभी वो डर की वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है। अब कोई सोच भी नहीं सकता महबूबा मुफ्ती के 370 होने के बाद, उसके बाद जब पहला चुनाव होगा लोकसभा का, तो ये स्थिति बन जाएगी। आप लोगों पर भी तो वहां की जनता भरोसा नहीं कर रही है ना शौकत अली साहब। मेरा यही कहना है, देखिए इलेक्शन में हार और जीत ये दोनों पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्शन प्रोसेस हैं। इसमें ये कोई बात नहीं है कोई बड़ा लीडर है वो हार गया तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने रिप्रेजेंट किया है, एक बार नहीं 4 बार किया है, तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस जीता है हमने, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी को कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिसलीड किया 2019 से लेके आज तक मिसलीड करते आए हैं। और हमें बताएं कि आपने अपने मंशूर में मैं आपके मंशूर की बात भी नहीं करता हूँ, आप 2019 में झूठ बोलने शुरू हुए थे कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, स्टेटहुड वापस देंगे। आप, हमें यकीन है, हमें मालूम है, हमें अप्रिशिएशन है कि आप अगले 10 साल में भी स्टेटहुड वापस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ेंगे, और ये जो असेंबली बनने जा रही है ये असेंबली बीजेपी की नींद उड़ा के रखेगी। और उसमें आप कहाँ होंगे शौकत अली जी, यही तो बड़ा सवाल है। देखिए बीजेपी भी जब हमला करती है तो एनसी और कांग्रेस का जिक्र करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जब हमला करते हैं तो वो बीजेपी का जिक्र करते हैं, बीच में पीडीपी का तो उतना जिक्र भी नहीं हो रहा है चुनाव में, ये भी बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी, लेकिन जीएम शाहीन जी और हमारे साथ वकार भट्टी जी जुड़े हुए हैं। जीएम शाहीन साहब, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, अपना जवाब दीजिए। शौकत अली का ये कहना है कि ये बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन 370 हमारा एजेंडा है और उसको लेकर आएंगे, और ये जो असेंबली इलेक्शन है होने जा रहे हैं वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार। शाहीन साहब। अरे चित्रा जी नमस्कार। पहले इतना शोर मत करिए, ये इफरा जान और मेरे दोस्त ये पीडीपी के नेता क्यों इतना चला रहे। इलेक्शन का वक्त है, मैं भी जल्दी में हूँ, मैंने भी कैंपेन में जाना है, लेकिन मेरा एक सवाल है। बोले। मैं इनके साथ हूँ, लेकिन मुझे जरा ये समझा, ये 370 वापस आएगा कैसे। ये दोनों प्रवक्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और पीडीपी के प्रवक्ता जी जो बैठे हैं, वकार भट्टी मेरे दोस्त है, लेकिन ये 370 कहाँ से कैसे आएगा ये मुझे समझाए। और जरा ये आसिया नीलोफर एक वाकयात हुआ था, क्या इन दोनों पार्टियों ने जिनकी इज्जत नीलाम हुई थी, तार तार हुई थी, क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये डाला कि आसिया नीलोफर के कातिलों को सजा दी जाएगी? बस इतनी सी बात मैंने कहनी, मैंने किसी के बारे में और कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं कहनी। बीजेपी के संकल्प सभी पत्र पर चुनावी माहौल है, बड़ा शोर शराबा दोनों तरफ लगा हुआ है जी। लेकिन जरूर है कि जो इन लोगों ने घोषणा पत्र अपना निकाला, जो ये बता रहे हैं कि हम कश्मीर के लीडर है, कश्मीर के नेता है, दोनों चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हार गए, लेकिन जो अकड़ है वो बराबर वैसी की वैसी, अकड़ बिल्कुल नहीं जा रही। भाई सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा मुसीबत हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, एक तूफान चला, एक आंधी चली 35 साल। देखिए जो सुमांशु त्रिवेदी जी को मैं बता दूं, इनको भी याद दिलाना चाहता हूं,
क्योंकि मेरे दोस्त है ये। मैं इनको बता दूं कि जब कश्मीर में उग्रवाद आया था सर, ये दोनों पीडीपी तो कहीं मौजूद नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले सरकार छोड़ के लंदन भागे थे। इनसे पूछिए जरा, तब ये 6 साल कहां थे जब कश्मीर में उग्रवाद गया था? आप कह रहे हैं उग्रवाद जब बढ़ा तो लंदन, कौन भाग गया था लंदन? हाँ नहीं, इस वक्त कहाँ थे ये लोग? कौन? देखिए, इस वक्त कोई भी आकर बड़ी बड़ी बातें करना, पहाड़ उठाएंगे, 370 लाएंगे, 372, लेकिन थोड़ा समझा मैथमेटिकली, एक कैलकुलेशन बता दो कि ये हवा में जो तीर मार रहे हैं ये लोग, ये कैसे होगा? ठीक है, बिजली को फ्री करना, केसीसी लोन माफ करना और एम्प्लॉयमेंट देना एक बात बनती है, लेकिन वो बातें करना जो हवा में तीर होगा। मैं चित्रा जी आपसे माजरत मांगूंगा, आज के प्रोग्राम में माफी चाहता हूं। ठीक है सर, आप जाइए चुनाव प्रचार में, बाकी लोगों से चर्चा में मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन जो सवाल आप छोड़कर गए हैं, यकीनन लोकसभा राज्यसभा से जो चीजें पारित होती हैं वो उसको असेंबली के जरिए अगर भुनाने की कोशिश की जाएगी तो उसमें कैसे मिलेगी कामयाबी, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जवाब देंगे। लेकिन विकार भट्टी साहब, अब आपके पास आते हुए हाथ उठा रहे हैं आप, किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है और आप लोग कहां खड़े हैं? बीजेपी का संकल्प पत्र आ गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी घोषणा पत्र आ गया, कांग्रेस का इंतजार किया जा रहा है, कहां हैं आप लोग? आपकी पार्टी? हम तो इस टाइम जमीन पर हैं और जमीन पर लोगों के पास जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और वो जो डर है, जो खौफ है, जो दहशत है, खासकर 370 के बाद लोगों के दिलों के अंदर, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जाकर मेरी रील्स में देखें, अब मेरी वीडियोस में देखें, लोग वहां बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि अब हमें बोलने का मन आ रहा है कि हम बीजेपी से सवाल पूछें, उन तानाशाहों से सवाल पूछें जिन्होंने 35 डे जब खत्म किया तो पूरे कश्मीर को जेल बंद करके, उससे पहले जमात इस्लामी को, तमाम हुर्रियत के लीडरों को, तमाम लोगों को जेलों में बंद करके फिर 370 खत्म इसलिए किया क्योंकि डर पैदा करना चाहते थे, ये खौफ पैदा करना चाहते थे। मैं उस कोकरनाग से चुनाव लड़ रहा हूँ मैडम जी, जहां कोकरनाग में आज से तकरीबन 6 महीने पहले, तो एक महीना पहले ही आप जानते होंगे कि कोकरनाग में इनकाउंटर हुआ। इससे पहले 1 साल पहले इनकाउंटर हुआ जहां एक डीएसपी, एक मेजर, एक कर्नल की जान चली गई। तो यहाँ कोकरनाग की जो हालत है, जो किश्तवाड़ की हालत है, जो पीर पंजाल चनाब वैली की हालत है, गन तो हर दिन है, गोली हर दिन है, फौज भी मार रही है, सिविलियंस भी मार रहे हैं। तो मुझे तो नहीं फर्क पड़ा कि 370 के बाद आपने कोई यहाँ बेहतरी, और यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, फौज मारी जा रही है, फौज मारी जा रही है। तो यहाँ बीजेपी के जो हमारे राज्यसभा के एमपी भी हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, बड़े समझदारी से डायलॉग बाजी भी करते हैं जैसे फिल्म में शाहरुख खान करता है। तो जनाब यहाँ एक्टिंग नहीं चल रही है कश्मीर में। कश्मीर के जो दिल है ना, सीने लोगों के, वो दुखी हैं और तकलीफ में हैं। और हम आपको बीजेपी को ये बता देता हूँ, मैं खुद ये बता देता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी की गवाही जरूर दूंगा, मुझे पार्टी की गवाही मैं भी नहीं दूंगा, बट अपनी पर्सनैलिटी की गवाही देता हूँ। जब तक बीजेपी के एक भी वर्कर्स जम्मू कश्मीर में रहेगा तब तक हम इनसे लड़ते रहेंगे, क्योंकि आरएसएस बीजेपी को अपने मकसद में, चाहे वो वकार भट्टी हो, चाहे कश्मीर का कोई भी नागरिक हो, हम मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, सुधांशु जी के पास में इन सवालों के साथ जाऊंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अमित शाह से, गृह मंत्री से 4 सवाल पूछे गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए पूछा है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा? जयराम रमेश ने ये सवाल पूछा है और यहाँ पर देखिए उनका एक्स पर जो उन्होंने लिखा है वो भी दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति आखिर खराब क्यों है? जम्मू कश्मीर की कार्यकारी शक्तियों में केंद्र का दखल क्यों? हाल ही में उपराज्यपाल की शक्तियों को जिस तरह से बढ़ाया गया उसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं, और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति में इस तरह की गिरावट क्यों देखी जा रही है? अमित शाह से ये 4 सवाल पूछे गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि भैया जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं? इसी के साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर भी कि 370 हटने के बाद 2019 के बाद वहां पर अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आ रही है? उनके 4 सवालों पर जवाब आपका, सुधांशु जी। देखिए, अर्थव्यवस्था की गिरावट की बात उनकी तथ्यों के बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रही है। मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ टूरिस्ट आए, जो कि ऑल टाइम हाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और वकार भट्टी साहब से भी, आपने 35 की बात कही। आज ही उमर अब्दुल्ला साहब बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे, अचानक उनके दिल में मोहब्बत जाग गई, कह रहे हैं यूपी मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कर्नाटक के मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। और इन्होंने वो 35 से रूल बना रखा था कि अगर कोई कश्मीर के बाहर का मुसलमान की बात कर रहा हूं, कश्मीर की लड़की से शादी कर ले तो वो लड़की प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएगी। गजब का भाईचारा आप निभा रहे थे। तब तो इतनी हिकारत थी कश्मीर के बाहर के मुसलमानों के लिए, और आज इतनी मोहब्बत नजर आने लगी।
ये सियासत है या घबराहट है या अदावत है या मोहब्बत है, ये तो वक्त बताएगा और देश की जनता समझती है। एक और बात बता दूं, आप जिस 35A की बात वकार साहब कह रहे थे, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कभी पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ। वो सीधे बैक डोर से प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से आके लिस्ट में ऐड हो गया। मतलब एक तरीके से देखा जाए वो कानूनी रूप से गैर कानूनी था, और उसके बाद ये स्थिति आई। और जो लोग ये कह रहे हैं कश्मीर में आज हालात नहीं बदला, तो मैं बताना चाहता हूं कश्मीर में वो दृश्य नजर नहीं आता है अब कि जुमे की नमाज के बाद कोई भीड़ निकलती हो और पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या कर देती हो और उसके बाद कोई चूं से मुंह नहीं बोलता हो। मुझे याद है महबूबा मुफ्ती जी ने एक शब्द बोला था कश्मीर के इस झंडे को लेकर कि आईन ने हमारा एक झंडा छीन लिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, हमारे जितने अपोनेंट बैठे हैं, जितने ये कश्मीर में आंदोलन हुए, कभी कश्मीर का वो सो कॉल्ड झंडा जो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, कभी झंडा दिखा ना? झंडा सिर्फ पाकिस्तान और ISIS का दिखा। और यह जाकिर मूसा का एलानिया बयान था कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है और ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। और किसी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोज किया, ना PDP ने, कांग्रेस ने। इफरा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। वकार साहब हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से वकार भट्टी जी। देखिए, बीजेपी वालों को एक दिक्कत बहुत बड़ी है, बीजेपी वाले सच्चाई का सामना नहीं करते। जो बात कही ना अभी जिनोसाइड की, तो आप देखिए, आप जाके ट्विटर पे देखिए, एक्स पे देखिए कि खुलेआम बीजेपी के जो लोग जुड़े हुए हैं, शिवसेना के, RSS के, बीजेपी के, भगवादारी, तमाम के तमाम लोग कभी ट्रेनों पे मुसलमानों पे हमला करते हैं, कभी मस्जिदों पे हमला करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम यूपी, बिहार, कश्मीर को नहीं बनने देंगे। मैं तो क्लियर बोलता हूं, मैं कश्मीर में शराब नहीं चाहता हूं, मैं कश्मीर में थिएटर नहीं चाहता हूं, मैं कश्मीर में यूपी, बिहार बनना नहीं देना चाहता हूं। थिएटर से क्या दिक्कत है वकार भट्टी जी आपको? थिएटर से क्या दिक्कत? थिएटर नहीं चाहता हूं, नोट किया जाए। थिएटर से क्या दिक्कत? नोट करो, मैं कह रहा हूँ डायरी में चाहता हूं, नोट किया जाए, दर्शक सुने। डायरी में लिखो था जनाब, न थिएटर चाहते हैं न शराब चाहते हैं। थिएटर से क्या दिक्कत है? शराब तो समझ में आता है, थिएटर से क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ मैम क्या दिक्कत है। हमें दिक्कत ये है, थिएटर्स हो, शराब खानी हो या वाइन शॉप हो या कोई भी काम हो, वो यहाँ के नौजवानों को, और खासकर कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है और वहाँ मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है, नोट किया जाए। कश्मीर मुस्लिम स्टेट है, बातें कहाँ से लेकर आए? एक बार जल्दी से जवाब दे लेती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास, सुधांशु जी जल्दी से। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कश्मीर मुस्लिम स्टेट है। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। वकार भट्टी साहब, जिसे कहते दिल की आरज़ू लबों पे आ गई, निकल जाती है। एक शब्द होता ना, कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ गई और आपने मुस्लिम स्टेट बना दिया। अब दर्शकों के सामने क्लियर हो गया, सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं थी। जो मैंने बात कही वही बात सच हो गई। मैं बधाई देता हूँ वकार साहब, सच को स्वीकार करने की। चलिए वकार भट्टी जी, मुझे लगता है कि आपको तोल मोल कर बोलना सीखना होगा। एक तो आपकी जो दो बातें हैं, एक तो मुस्लिम स्टेट और दूसरी ये थिएटर बंद करने वाली, ये दोनों ही समझ से परे हैं। आप लोगों को समझना होगा कि हिंदुस्तान के DNA में क्या है, और इस तरह से अलग जुबान अगर आप अख्तियार करेंगे तो ऐसा नहीं है वकार भट्टी जी। इस तरह के बयानों से आपकी दाल वहां पर गल जाएगी। हाँ बोलिए। चित्रा जी एक लाइन। चित्रा जी, वकार भट्टी साहब ने अभी मेरे ऊपर तंज करते हुए कहा था कि शाहरुख खान की तरह हम डायलॉग बोलते हैं। अब सुनिए, इस्लाम में अगर थिएटर बैन है तो कहिए, आज अनाउंस करिए कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन सब की फिल्मों का मुस्लिम बायकॉट करेंगे। बोलिए। मैं नहीं देखता भाई, मैं मुसलमान हूँ, अब तो चलेगा, थिएटर चलेगा, मगर कश्मीर में होने के लिए नहीं चलेगा। अभी आप शाहरुख खान से तुलना कर रहे हैं हमारी, तब चलेगा, मगर कश्मीर में नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, मैं इफ्रा के पास आना चाहूंगी। ठीक है। इफ्रा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के वायदे कर दिए, लेकिन आपको एक तो उमर अब्दुल्ला साहब 2 सीटों से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इसमें उत्तर प्रदेश को, असम को, बाकी देश के राज्यों को जम्मू कश्मीर में लाने की क्या जरूरत है? आप अपना एजेंडा बताइए। उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे, वो बताएं कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या बहुत अच्छे काम किए कि फिर से उनकी सरकार बनेगी तो वो अच्छा ही वापस
वापस आ जाएगी। और एक और सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 370 का वादा तो कर दिया गया 2 सांसदों से, इफ्रा जान जी, आपको लग रहा है कि 370 वापस आ जाएगा? क्यों इस तरह के वादे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं? पहला आपका सवाल है, उमर अब्दुल्ला साहब 2 राज्यों से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जब भी उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी जेल से कैंडिडेट को निकालती कर उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ कैंडिडेट लड़वाती है। इतने डरे हुए हैं। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले गांदरबल में चुनाव लड़ा, जेल से निकाला बीजेपी ने एक इंसान को, उसका पहला फॉर्म रिजेक्ट करके गांदरबल से चुनाव लड़ाया। फिर बीजेपी को पता था कि वो बीरवा से इलेक्शन लड़ेंगे, इससे बीरवा में उनका दूसरा फॉर्म भरवा लिया, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़गाम से फॉर्म भर लिया, तो इनकी वो एक गलती हो गई। हम बीजेपी से नहीं डरते, बीजेपी हमसे डरती है। जहां हम उमर अब्दुल्ला खड़े हो जाते हैं, वहां पूरी अपनी चोरों की पलटन लेके आ जाते हैं। हम नहीं डरते आपसे, आप लोग हमसे डरते हैं। हम वहां फॉर्म नहीं भरते जहां आप भरते हैं, आप वहां आके पीछे पीछे हमारे आ जाते हैं जहां हम खड़े हो जाते हैं। जहां हम खड़े हो जाते हैं चित्रा जी, बीजेपी लाइन वहां से शुरू करती है। अरे बीजेपी की लाइन तो वहां से शुरू हुई नहीं ना, कश्मीर में जहां से अब्दुल्ला साहब खड़े थे वहां पर तो बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं था, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ा उससे हार जाते हैं उमर अब्दुल्ला साहब। प्रजान जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हाँ, आप बोलिए, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन है, बीजेपी तो उस लाइन में खड़ी ही नहीं थी जहां पर उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा। एक निर्दलीय से उमर अब्दुल्ला जैसा इतना कद्दावर नेता लोकसभा का चुनाव हार जाए, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वहां की जनता ने नकार दिया है आपको। प्रजान जी, पहली बात तो मैंने आपसे कहा ना, ये तो लाइन में खड़े 370 नहीं होगा। उनकी बात हो जाए, की बात हो जाए वकार भट्टी जी, प्लीज बोलिए इफ्रा जी। अब दूसरी बात, आपने अभी तक वकार भट्टी साहब और सुधांशु जी का बहुत तमाशा देखा होगा। उन्होंने कहा मुस्लिम स्टेट है, इन्होंने तमाशा किया, इन्होंने कहा अब असलियत पता चल गई। प्यारे मेरे प्यारे देशवासियों, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू और कश्मीर में अलायंस में है। रविंदर रैना साहब जो इनके स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं, उन्होंने यहाँ पे बयान दिया और कहा कि कश्मीर में उनका जो चिन्ह है वो बैट और बॉल है। यानी वकार भट्टी साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका चिन्ह बैट और बॉल है, वो बीजेपी की जम्मू और कश्मीर में उनको वोट देना है। आप मेरा यकीन नहीं करते, आप रविंदर रैना साहब का गूगल पे बयान पर देख लीजिए। ये इनका तमाशा जो होता है ना, ये हिंदू मुस्लिम करने का, इस तमाशे में हमको मत लाइए। गूगल करिए मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं छोड़िए, गूगल करिए और देखिए कि बीजेपी की अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर में एलाय है कि नहीं। रविंदर रैना साहब जो इनके स्टेट चीफ है, रविंदर रैना साहब जो प्रेसिडेंट है, क्या उनका लोकसभा में बयान आया कि जम्मू और कश्मीर में हमारा जो सिंबल है वो बैट और बॉल यानी वकार भट्टी वाला बैट और बॉल है कि नहीं? अगर नहीं होगा मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी, हम आप लोगों के सामने माफी मांगेंगे। लेकिन अगर होगा तो सुधांशु त्रिवेदी जी बोलेंगे कि इनके ये जो टीवी पे झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोलते हैं, इनके ये अपने दोस्त जम्मू और कश्मीर में कैसी बातें करते हैं, क्या तमाशा लगा रखा है। बीजेपी से एक टीवी आप वहाँ खोलें, एक टीवी यहाँ खोलें, वो आरोप लगा रही हैं। जल्दी से जी चित्रा जी प्लीज मुझे अब टोकिएगा ना, इसकी आवाज बंद कर लीजिए। अभी मैं खोलूंगा इनकी बुआ। पहले देखिए, इनका लीडर उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना ने बोला कि यहाँ पे जल्दी से उनका जवाब ले लेते हैं। आपके आरोप सुन लिए जल्दी से वकार भट्टी जी। हाँ जी मैडम जी, ये इफ्रा जी अभी बात कर रही थी जी, उमर जी चुनाव लड़ रहे हैं 2 जगहों से और जेल से बीजेपी ने एक कैंडिडेट को खड़ा किया। मैं बताता हूँ कौन है जेल में है सरजान बरकाती जी, जिसकी बीवी भी जेल में है। तो बीजेपी के देखिए बात करने दीजिए, कैंडिडेट है ना, ये सारी एक पलटन उनकी सीता जी बात करने दीजिए। बोलिए वकार साहब को बोलने दीजिए इफ्रा प्लीज। बात देखिए, सरजान बरकाती जेल में है, उसकी वाइफ भी जेल में है और सरजान बरकाती का पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने खुद बोला था। बंद करिए ना, बंद करिए, झूठ बोल रही है ना। वहीं क्यों आ जाते हैं जहां उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं? वहीं क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बोला था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 370 नहीं मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने बोला था, पहले उमर अब्दुल्ला कश्मीर से माफी मांगे। अरे उमर अब्दुल्ला माफी मांगे, कश्मीर से झूठ बोला था 370 से पहले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीजेपी के एजेंट तो तुम लोग। तुमने रविंदर रैना की बात की, रविंदर रैना ने तुमने बोला कि बैट और बॉल। पहली बात, हमारी पार्टी का निशान है बैट, बाल नहीं है। बाल फारूक अब्दुल्ला है जिसको हम मारेंगे दिल्ली में, याद रखना मेरी बात। पहली बात रविंदर रैना ने बोला था कि बैट और बॉल, हमारा बैट और बॉल नहीं है, हमारा सिर्फ बैट और फारूक अब्दुल्ला है हमारा बॉल। फारूक अब्दुल्ला है हमारा बाल और उमर अब्दुल्ला को मारेंगे बाल दिल्ली में। ठीक है, नीति के पास जाएगा खेलने के लिए।
मेरी बात सुनना, बदतमीजी नहीं करना। आराम से, आराम से, ठीक है, आराम से। एक क्लोजिंग कमेंट हमारे पास इतना ही है, ठीक है, मान गई। आपका बैट है और आप चुनावी मैदान में उतरे, ठीक है बकार भट्टी जी, समझ में आ गया। सिर्फ बैट ही है, बैट और बॉल, किसी और का चुनावी चिन्ह है। जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी एक क्लोजिंग कमेंट। लेकिन इन सबके इतर सच्चाई तो यही है ना, देखिए जम्मू में जितनी भी आप पैठ बढ़ाने की कोशिश कर लें अपने इतिहास को देखते हुए, कश्मीर में आप लोगों की राह बड़ी मुश्किल है। सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं, मैं एक सेंटेंस में बोल देता हूं। अरफा जी बार बार कहती गूगल सर्च करो, जरा गूगल सर्च करो, क्या लिखा था, क्या बोला था फारूक अब्दुल्ला ने कि हम चाइना का सहयोग लेंगे धारा 370 को हटाने के लिए। पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। और जाके गूगल सर्च करो, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने किताब लिखी कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। और बैट और बॉल पे याद आता है चित्रा जी, 83 का वर्ल्ड कप हारने के बाद भारत का पहला वनडे इंटरनेशनल श्रीनगर में हुआ था अक्टूबर 1983 में। तब तो इंदिरा गांधी की सरकार थी और भारत के विरुद्ध नारेबाजी, भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मैच बीच में रोकना पड़ा था। पूछिए, तब तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। कहां की बात करने लगते हैं। उस समय आंखें मूंदते रहे और उसके बाद जाके जस्टिस टीकालाल टप्पू की हत्या से लेकर क्या क्या हुआ राजीव गांधी के जमाने में। तो बैट और बॉल वाले से दर्शक जाके खोजिए, देखिए कि 83 के वनडे इंटरनेशनल में भारत वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे और तब ये लोग सरकार में बैठकर जलवाए जला। ठीक है, ये बात सच है कि पाकिस्तान के लिए जो नारे लगते थे कश्मीर के भीतर, उस पर लगाम लगाई जा चुकी है। लेकिन ये बात भी सच है कि जम्मू से आतंकवाद की समाप्ति कब होगी, किस रूप में होगी, क्योंकि वहां पर हाल ही में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। लेकिन इन सबके बीच एनसी का एक तरफ है घोषणा पत्र, बीजेपी का है संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके जरिए दावा कर रही है सरकार बनाने का, कांग्रेस का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार 370 हटने के बाद ये जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर, ये अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं। आगे जनता का भरोसा किसको मिलता है, कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर चलती है, अपनी चाल इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।